नमस्कार, स्वागत है आपका प्रियंका अकेडमी में। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर सुनते ही आपको कुछ समझ आता होगा कि भस्म का मतलब है जला देने की बात। तो हाँ छात्रों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये जो पार्ट है ये नाना साहब की जो पुत्री थी मैना, उसको जला दिया गया था। यह पार्ट संबंधित है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, जो एक बलिदान कथा है। इसमें नाना साहब की किशोरी बेटी के साथ हुए क्रूर अत्याचार का वर्णन है। ये जो पाठ है ये चपला देवी द्वारा लिखा गया है। तो पाठ की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस पाठ की लेखिका चपला देवी जी के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। चपला देवी जी अपने समय की गुमनाम लेखिकाओं में से एक है। अर्थात उनका जो जीवन है, उनका जो जीवन परिचय है, कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलता, कहीं भी लिखित रूप में उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नहीं मिलते हैं। चपला देवी का जो साहित्य है अपने युग के संघर्ष को व्यक्त करता है कि अपने समय में उन्होंने किस तरह के संघर्षों को सहा है, संघर्ष किया है, वो सब इनकी रचनाओं में अच्छी प्रकार से व्यक्त होता है। चपला देवी की जो भाषा है वो संस्कृत शब्दों से संपन्न है। साथ ही साथ उन्होंने जनरल, गिरफ्तार जैसे अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ कुछ इस प्रकार है छात्रों। सन 1857 के संग्राम के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब जब असफल होने पर भागे तो अपनी बेटी मैना को अपने साथ ना ले जा सके। मैना बिठूर में स्थित उनके महल में रहती थी, यानी अपने पिता के महल में वो रहती थी। इधर संग्राम की समाप्ति पर अंग्रेजों ने कानपुर में भीषण हत्याकांड किया। उसके बाद वह बिठूर पहुंचे। उन्होंने नाना साहब का महल लूट लिया। लूटने के बाद उन्होंने महल को भस्म करने के लिए तोपें लगाई, यानी महल को तोड़ने के लिए, जलाने के लिए वहां तोपें दाग दी। अब जो नाना साहब थे वो तो अपनी पुत्री को अपने साथ ले जाना भूल गए, वो उसको ले जा ना सके। तो ऑब्वियस है, महल में कौन है? मैना। तोप दागने से पहले उस महल में से एक सुंदरी बालिका बाहर निकली। उसने अंग्रेज सेनापति से प्रार्थना की कि वे महल को ना तोड़े। सेनापति को उस पर दया आ गई। और वैसे एक छोटा बच्चा है, उसने देखा वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों के अधीन है, वो खुद एक अंग्रेज है। तो वो बच्चे पे उसको दया आ गई। उसने बालिका से इसका कारण पूछा। बालिका ने बताया कि यह मकान उसे बहुत प्रिय है। और वैसे एक बच्चा वहां पे रह रहा है तो उसको वो मकान बहुत प्रिय ही होगा। आगे चल के वो तर्क देने लगती है कि इस मकान ने तो अंग्रेजों का कुछ नहीं बिगाड़ा, इसका तो कोई कसूर ही नहीं है, ये तो एक जड़ पदार्थ है, तो हिलडुल भी नहीं सकता। परंतु जो अंग्रेज सेनापति थे उन्होंने कहा कि वो अपने काम के लिए मजबूर है, उनको ये आज्ञा मिली है कि इस मकान को तोड़ना है, इस घर को तोड़ना है, तो वो तोड़ना ही है। तब मैना ने सेनापति को दूसरा तर्क दिया। पहले तो उसने तर्क दिया कि ये जड़ पदार्थ है और आप इसको मत तोड़ो, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, यहाँ रहने वाले लोगों ने नुकसान किया, उनको पकड़ो। और वो कौन थे? उसके पिता। दूसरा तर्क वो ये देती है। तब मैना ने सेनापति को अपना पूरा परिचय बताया और अपने परिचय में उसने क्या बताया? उसने कद बताया कि सेनापति यानी जो मकान तोड़ने आए हैं, जिनका नाम है हे, उनकी जो बेटी थी, उनकी जो कन्या थी मैरी, वो मैना की सखी रह चुकी है। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मैरी और मैना। मैना ने यह भी बताया कि वह बचपन में सेनापति हे, जब वो छोटी थी तो ये जो सेनापति आज मकान तोड़ने आए हैं वो उसको अपनी पुत्री की तरह प्यार करते थे। और जब मैरी की मृत्यु हो गई थी, यानी सेनापति हे की जो पुत्री है मैरी, वो मर चुकी है, उस पर मैना भी बहुत दुखी हुई थी। मैना की बातें सुनकर सेनापति हे को सब कुछ याद आ गया। उसने कहा कि मैं सरकार की आज्ञा नहीं टाल सकता, ऑब्वियस वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, परंतु तुम्हारी रक्षा का अवश्य प्रयत्न करूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी सुरक्षा जरूर करूंगा। तभी जनरल, यानी अब उससे भी हे से भी बड़े जनरल आ पहुंचे, उससे जो सीनियर मोस्ट पोस्ट पे थे, जनरल आउटरम वहां पहुंचे। उनने गुस्सा होकर पूछा कि नाना साहब का महल तोड़ा क्यों नहीं, यानी अभी तक तुमने महल क्यों नहीं तोड़ा जब तुम्हें ऑर्डर मिले हुए। सेनापति है ने उनसे निवेदन किया कि उस महल को बचा लिया जाए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस महल को ना तोड़ा जाए। अब आउटरम था, वो तो गुस्से में था। उसने कहा यह संभव है, अंग्रेज नाना साहब पर बहुत क्रुद्ध है, क्योंकि नाना साहब ने अंग्रेजों का बहुत नुकसान किया था। किस तरीके से नुकसान किया था? लूटपाट की थी। जो अंग्रेज हम हिंदुओं पर और हमारे भारतीयों पर जो अत्याचार कर रहे थे, उन सभी अत्याचारों के खिलाफ नाना साहब ने आवाज़ उठाई थी। तो सबसे ज़्यादा गुस्सा जो अंग्रेजों का था वो नाना साहब पर था। तो नाना साहब को तो ख़त्म करना ही चाहते थे, साथ ही साथ उनसे जुड़ी हर चीज़ को भी वो नष्ट करना चाहते थे।
तो ये महल भी उन्हीं में से एक था। इसके लिए गवर्नर जनरल की आज्ञा लेनी पड़ेगी और अगर तुम चाहते हो मकान ना टूटे तो पहले मुझसे भी सीनियर मोस्ट पोस्ट पे जो व्यक्ति है उससे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। हे ने सुझाव दिया कि गवर्नर जनरल कैनिंग को इस आशय का तार भेजा जाए, यानी इस टॉपिक पर, इस विषय पर उनको हमें लेटर भेजना चाहिए। आउटरम ने कहा कि उसे महल तोड़ने और मैना को गिरफ्तार करने का कदम उठाना ही होगा। अब मैना उनकी पुत्री, ऑब्वियस उसको भी नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने कहा आपको ये महल तोड़ना ही होगा और मैना को गिरफ्तार करना ही होगा। सेनापति हे खिन से चला गया। आउटरम के सैनिकों ने मैना को गिरफ्तार करने के लिए महल का कोना कोना छान मारा, किंतु जो कन्या थी, मैना थी, उनको कहीं नहीं मिली, क्योंकि मैना जो थी उसको महल का कोना कोना मालूम था, वो तो वहाँ रहती थी, तो वो कहीं जाकर छुप गई थी। शाम के समय लॉर्ड कैनिंग का तार आया, जो भी सीनियर पोस्ट पे थे उनका तार आया। उन्होंने कहा कि लंदन के मंत्रिमंडल का आदेश है, यानी लंदन में बैठे हुए जो मंत्री हैं उनका आदेश है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, यानी उनकी कोई भी चीज़, कोई भी याद नहीं रहनी चाहिए। तो ऑब्वियस वो तो उनकी जीती जागती बेटी है। यह आदेश पाकर आउटरम ने नाना साहब के राजमहल पर तोप के गोले बरसाए तथा घंटे भर में उस महल को मिट्टी का ढेर बना दिया। उन्हीं दिनों लंदन के प्रसिद्ध पत्र टाइम्स में एक लेख छपा। उसमें कहा गया था, ऑब्वियस अंग्रेजों को नाना साहब ने मारा, उनको परेशान किया, तो वो तो नाना साहब के अगेंस्ट ही लिखेंगे, बोलेंगे। उसमें कहा गया था कि कानपुर में अंग्रेजों पर जो हत्याकांड हुआ था उसका बदला लिया जाना चाहिए। नाना साहब पर दया दिखलाने की बात हास्यास्पद है, यानी एक मजाक की बात है उन पे दया दिखाना जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। सेनापति हे का प्रस्ताव कलंक की बात है कि जो एक खुद अंग्रेज होते हुए किसी और व्यक्ति का साथ दे रहे जिन्होंने उन्हीं की जैसे लोगों को मारा है। लगता है सर हे बुढ़ापे में उस महाराष्ट्रियन कन्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए, यानी उनके कैरेक्टर तक पे बात आ गई। वास्तव में नाना साहब का कोई संबंधी जहां भी मिले उसे मार डाला जाना चाहिए। उनकी कन्या को भी हे के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। तो ऑब्वियस है कितनी क्रूर बात एक न्यूज़पेपर में खुलेआम छप रही है, तो लोगों के अंदर कितना क्रोध, कितना रोष होगा। सितंबर मास आधी रात के समय मैना नाना साहब के राजमहल के खंडरों पर बैठकर रो रही थी, यानी वो अब उस खंडर पे आ चुकी है। खंडर किसे कहते हैं? जो महल खंडित हो चुका है, टूट चुका है। आउटरम की सेना भी वहां पास में ही ठहरी हुई थी। कुछ सैनिक उसका रोना सुनकर वहां पहुंचे। मैना बस रोए चले जा रही थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी जनरल आउटरम वहां पहुंचा। वह मैना को पहचान गया। उसने मैना को गिरफ्तार कर लिया। मैना ने प्रार्थना की कि उसे कुछ समय दिया जाए। वह जी भरकर रोना चाहती, परंतु पत्थर हृदय आउटरम ने उसे यह अनुमति नहीं दी। उसे हथकड़ी पहनाकर कानपुर के किले में कैद कर दिया गया। आगे की कहानी जो थी महाराष्ट्र के एक पत्र बाखर में छपी थी, और वो क्या कहानी थी, वो यह थी कि कल कानपुर के किले में नाना साहब की इकलौती कन्या मैना को धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया गया। यानी इन लोगों ने, क्रूर लोगों ने, एक बच्ची तक पर दया नहीं दिखाई, उसको भी आग के हवाले कर दिया। भीषण आग में जलती अनुपम कन्या को देखकर सब लोगों ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। कि जो अपने पिता से इतनी मोहब्बत करती है, इतना प्यार करती है, इतना प्रेम, इतना स्नेह और समर्पण का भाव उसके अंदर इतनी सी उम्र में है, उसके समर्पण के भाव को उन्होंने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की, बिल्कुल भी इज्जत नहीं की, और इस छोटी सी बच्ची को उन्होंने जलाकर भस्म कर दिया। ये पाठ जो है बहुत ही आसान है। ये पाठ हमारे परतंत्र भारत की कहानी है कि परिवारों ने, लोगों ने किस किस तरह की कठिनाइयों को सामना किया है। कि नाना साहब ये सब खबरें सुनते रहते होंगे, और जब उनको कितना आहत हुआ होगा कि उन्होंने सुना होगा कि उनकी एक लौती कन्या, उनकी पुत्री को जलाकर राख कर दिया गया। तो आशा ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर उसके बाद भी कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी के अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? तो उसने 2 तर्क दिए थे जो मुख्य रूप से थे। पहला कि अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले दोषी हैं, यानी अगर आपके साथ किसी ने कुछ, या अंग्रेजों के साथ किसी ने गलत किया है
तो वो वह व्यक्ति है, ये जड़ पदार्थ महल नहीं है। दूसरा, यह राजमहल मैना को बहुत प्रिय है और जो मैना थी उसका यहाँ जन्म हुआ था, वो यहीं पली बड़ी थी, इसलिए वो महल उसको बहुत प्रिय था, ये उसका घर था। दूसरा है, मैना जड़ पदार्थ को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। क्यों? मैना उसी महल में पली बड़ी थी और जो मैना थी वो नाना साहब की पुत्री थी। जो नाना साहब थे उन्होंने, मैं पाठ में बता ही चुकी हूँ कि नाना साहब ने अंग्रेज़ों का अंत करने की कसम ली थी और वो कर भी रहे थे। तो इस वजह से जो अंग्रेज़ थे वो उनसे चिढ़े पड़े थे और नाना साहब जो थे एक तरीके से अंडरग्राउंड हो गए थे और वो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर नहीं गए थे। तो वो जो महल था वो उसको नष्ट करना चाहते थे। लेकिन जो मैना थी उसने अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ जी थी, वो पैदा हुई थी, उसी महल में हुई थी, उसका बचपन वहीं बीता था और अभी भी वो एक छोटी बच्ची थी। तो वो यही तर्क दे रही थी कि ये जड़ पदार्थ मकान है, इसमें आपका कुछ किसी ने कुछ किया है, वो नाना साहब है और ये नाना साहब की आखिरी निशानी था। और अंग्रेज़ों ने ये भी कहा था कि वह नाना साहब की हर निशानी को मिट्टी में मिला देंगे ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ ना उठाए। तीसरा प्रश्न है, सर टॉमस हे के मैना के प्रति जो दया भाव के कारण थे वो क्या थे? पहला कारण ये था कि वह उसे पहचान गए थे कि वह उसकी बेटी की फ्रेंड है और जो उनकी बेटी है वो मर चुकी है, लेकिन उनको उसमें अपनी बेटी की छवि नज़र आती थी। दूसरा, सर टॉमस जो थे वो स्वभाव से बहुत दयालु रहे होंगे, तभी वो उस किशोरी सुंदरी को देखते ही ठहर गए और उसके जीवन में इंटरेस्ट लेने लगे। तभी उनको पता चला ना कि ये मेरी बेटी की फ्रेंड रह चुकी है और अब थोड़ी बड़ी हो गई तो वो उसको पहचान नहीं पा रहे। तीसरा, मैना ने स्वयं अपनी करुणापूर्ण बातों से हे के मन में करुणा जगा दी होगी, यानी दया की भावना। चौथा है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भर के रो ले, लेकिन प्रशांत हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूरी न होने दी कि जनरल आउटरम के मन में भय रहा होगा कि अगर उससे नाना साहब की बेटी के प्रति जरा भी सहानुभूति दिखाई तो ब्रिटिश सरकार का गुस्सा उस पर टूट पड़ेगा, उसे इसके लिए दंड भी मिल सकता है। क्रोध से पागल सामान्य अंग्रेज नागरिक भी उस पर नाराजगी प्रकट करेंगे। इस कारण उसने मैना की यह छोटी सी इच्छा पूरी नहीं होने दी। पांचवा प्रश्न है, बालिका मैना के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? ये देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपकी राय मांगी है। फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। निडरता, पहले तो वो बहुत निडर थी, मैना निडर बालिका थी। वह सेनापति हे अपने सैनिकों के साथ उसके राजमहल को तोड़ने आया तो उसने निडर होकर उनका सामना किया। उसे अपने पकड़े जाने का डर था, फिर भी वह हे के सामने आई, उसे राजमहल न तोड़ने की प्रार्थना की, तर्क दिए तथा उसके मन में करुणा जगाई। दूसरा, सर्वग्रह प्रेम, यानी वो अपने घर से प्रेम करती थी। मैना को अपने राजमहल से स्वाभाविक प्रेम है, वह उसके टूटने पर दुखी नहीं होना चाहती थी, इसलिए वह एक बार उस टूटे महल पर बैठकर रो लेना चाहती थी। दोनों ही गुण उसमें महिमा प्रदान करते हैं। अंतिम प्रश्न है, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है, भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या अभिप्राय है? भारत सरकार से अभिप्राय है जो उस समय भारत सरकार को चलाने वाले ब्रिटिशर्स थे, यानी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन व्यवस्था। तो इस प्रकार यहाँ प्रश्न उत्तर भी समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ पाठ भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा और उसके प्रश्न उत्तर भी आपको क्लियर होंगे। पहले ही बता चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में ये प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे, साथ ही साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर भी कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें व दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।